डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सीपीईटी ओडिशा के मेरे स्टूडेंट जो 29 को मुझे बताया गया है ले रहे हैं अपने पीजीईटी इंट्रेंस को, उनके लिए मैंने 5 वीडियो बनाया था, 6 इनफैक्ट, जिसमें 3 साल के पेपर को मैंने एनालाइज किया था और लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स भी दिया था पिछले साल। लेकिन एक पेपर केवल छूट गई थी, वो 2022 की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो उससे ये पूरा हो जाता है। ये जो पूरा जो 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 सीरीज है 7 वीडियो, वो आपको 6 जो है, 3 पॉलिटिकल साइंस के पेपर को एनालिसिस है 2021-22 और 3 जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको पास्ट ईयर पेपर को बहुत गौर से देखना चाहिए। मैं जैसा हमेशा करता हूँ, बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं इसमें बोल रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, और मैंने कई वीडियो में भी जो आप अभी देखेंगे उसमें मैंने कहा है, उसको गौर से सुनिएगा। उससे भी ज़्यादा अपने खुद मनन करके सोच के आप और एडिशनल क्वेश्चन जुटा सकते हैं। और यदि आपने सीयूईटी पीजी गाइड और 1500 एमसीक्यू वाली बुक नहीं ली है तो अभी भी ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका बिल्कुल 45 हो जाएगा और डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये पेपर जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो आर्बिट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन की परसेंटेज जो है लगभग 20% के आसपास है, जो कि बहुत ही आइडियल है। तो कोई भी स्टूडेंट जो बहुत अच्छी तैयारी करेगा वो 80% तक इसमें मार्क्स आराम से ला सकता है। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि पेपर के एनालिसिस शुरू करें, ये है बुक्स के नेम। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल बुक भी दिया है जो बहुत आप लोगों ने पॉपुलर बनाया है। ये बुक नहीं है, इनका लिंक यहाँ पे है, जिसको आप क्लिक तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट पे है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, आप इसको अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर चलिए एक एक करके देखें, थोड़ा एक जनरल, जो मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ, जनरल ओवरव्यू कैसा है ये पेपर। जस्ट लाइक कल मैंने जो एनालाइज किया था पॉल साइंस की, उसी तरीके से ये पेपर इजी साइड में है, लेकिन गुड, अच्छा है। ऐसे ही पेपर मेरे स्टूडेंट के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। और ठीक है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन जो है एकदम टफ, जस्ट उन्होंने वैसे ही पूछा है जिससे कि फिल्टर आउट कर सकें, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डूएबल। कुछ क्वेश्चन जैसे रिपीटेड जैसे हैं, कुछ थोड़े वेग हैं, तो बहुत ही मैच करता है, मिरर इमेज है पॉल साइंस और पब एड के क्वेश्चन। और ये दोनों क्वेश्चन इस बार ऐसे हैं जिसमें कि मैंने से बताया कि स्टूडेंट को बहुत राहत मिलती है देने में, भले उसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो चलिए अब बहुत तेजी से हम लोग जो है करते हैं। जहां जहां कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे लगा है मैंने दिया है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो वी विल डू इट लाइक दैट। Which one of the following articles state that the power of superintendent's direction and control of election is vested in election commission? यहाँ पे 3 वर्ड जो है उसको याद कीजिए, कई बार ये भी पूछा था, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ये लिखी हुई है आर्टिकल 324, वी ऑल नो। लेकिन जब आप इसको देख रहे हैं तो आर्टिकल 325, जो कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर इन गेटिंग योर नेम इनरोल्ड फॉर एज ए वोटर लिस्ट, मतलब वोटर लिस्ट में आपको आने के लिए कोई ये नहीं कर सकता कि आप औरत हो, मर्द हो, इस जात के, इस रिलीजन के हो। तो ये आर्टिकल 325 है। 326 जो इलेक्शन से रिलेटेड है, ये आपको एक तरह से राइट टू वोट देता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि भारत में जो इलेक्शन होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 328 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है कानून बनाने का, यदि स्टेट में चुनाव हो तो ये सबको भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। एंड 327 मुझे लगता है कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकते हैं। Who has given the concept of time and motion study? ये सब बेहद आसान क्वेश्चन है। वी ऑल नो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर की। उर्विक यहाँ दिखते हैं पोस्ट कॉर्प के लिए, गुलिक एंड उर्विक, गुलिक बेसिकली पोस्ट कॉर्प, दोनों मिलकर के पोस्ट कॉर्प के लिए भी दिखते हैं। फायोल यहाँ 14 पॉइंट प्रिंसिपल से आप रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए फायोल यहाँ फिर आ जाते हैं। स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये वन ऑफ द 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल उन्होंने दिया है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की बुक में। 1916 में फायोल ने 16 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट या पब्लिक में लागू होती है। और स्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब होता है कि एक टीम स्पिरिट, मतलब जैसे कि ये आर्मी से लिया गया, जहाँ पे कि आपको हो कि हाँ मरना है, जीना है, लाइक जोश में है, स्पिरिट डी कॉर्प्स, तो टीम स्पिरिट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्स स्टेट्स पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट? इसका मायने क्या होता है कि ओबीसी की जो लिस्ट है उसको एक तो आप खुद बना सकते हैं कि कौन ओबीसी में आते हैं, कौन नहीं आते हैं। ये पावर जो है
2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली थी, स्टेट की एक तरह से छीन ली थी, उसको 105वें कॉन्स्टिट्यूशन से वापस कर दिया गया है। इस बारे में जो है जी रोहनी कमीशन को भी आपको याद रखना चाहिए, जो कि इसी से रिलेटेड जो है ओबीसी के कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन के, अब ओबीसी में तो बहुत सारे कास्ट आते हैं, कुछ कास्ट इंटरमीडिएट कास्ट हैं, काफी स्ट्रांग हो गए हैं, कुछ अति पिछड़े हैं, तो उनकी भी सब कैटेगराइजेशन की किसको कितना फायदा मिल रहा है, इसके लिए जी रोहनी कमीशन बनी थी, उसे उसकी रिपोर्ट अभी स्वीकृत नहीं हुई। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। फिफ्थ देखिए, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइजीन फैक्टर। आपको पता है कि हर्जबर्ग ने, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, मोटिवेशनल थ्योरी कह सकते हैं। एक तो ये है कि कुछ फैक्टर होते हैं जो हाइजीन फैक्टर होते हैं, जिनको यदि आप नहीं बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, जैसे सैलरी है, कंपनी की पॉलिसी है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन भी चलिए हाँ उसके अंदर आ सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट, लाइट एंड हीटिंग अरेंजमेंट, लंच ब्रेक, छुट्टी एंड ऑल। एंड कुछ फैक्टर जो है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब इनरिचमेंट है, जॉब लोडिंग है, रिवॉर्ड है, इस टाइप की जो फैक्टर हैं वो आपके परफॉर्मेंस को, कंपनी परफॉर्मेंस को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है यदि आप उसका ध्यान रखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है हाइजीन फैक्टर ना हो करके ये मोटिवेशनल फैक्टर है। हु अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर ऑफ ए स्टेट। हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से हर स्टेट में सेटअप की गई है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए। उसके जो कमिश्नर होते हैं उसको अपॉइंट स्टेट के गवर्नर जो है वो करते हैं। 7 देखिए, वी ए ग्रैकुनास डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये वैसे गलत है कि उन्होंने कोई डेवलप किया था, स्पैन ऑफ कंट्रोल इसका सही आंसर है, लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है डेवलप उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने जो है ग्रैकुनास ने जो है एक फॉर्मूला दिया था कि कितने सबॉर्डिनेट के साथ जब आप होता है एक बॉस तो कितने रिलेशनशिप वो हैंडल कर सकता है, उसका उन्होंने एक फार्मूला दिया था। उनका ये कहना था एज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट इंक्रीजेज अर्थमेटिकली द नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो मैनेज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, बॉस सबॉर्डिनेट 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 बॉस, वन सबॉर्डिनेट टू अदर सबॉर्डिनेट एंड बॉस, ये जो है जियोमेट्रिकली इंक्रीज करता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट वो है कि एक सुपीरियर है वो कितने सबॉर्डिनेट को डायरेक्टली जो है कंट्रोल कर सकता है। ये सबॉर्डिनेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसकी एक लिमिट होती है और ये कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन का एज कितना है, सबॉर्डिनेट की कितनी एक्सपर्टाइज क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, सुपीरियर की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन का जोग्राफिकल स्प्रेड कितना है, इन सब पे जो है ये फैक्टर डिपेंड करता है। 5 से लेकर 15 तक हो सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे गैंग प्लैंक है जो कि हेनरी फायोल ने लेवल जंपिंग के लिए दिया था, मैं तो कई बार बता चुका हूँ। हिरार्की को जो है स्केलर चेन भी कहते हैं, मूनी एंड रेले ने इसको स्केलर चेन कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिल नाउ हाउ मेनी फाइनेंस कमिश्नर्स हैव बीन फाइनेंस कमीशंस हैव बीन सेटअप। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 की तरह सेटअप के तहत सेटअप किया जाता है। और इसके जो चेयरपर्सन अभी 16th फाइनेंस कमीशन अभी सेटअप हुए उसके अरविंद पानी ग्रेया हैं, जो कि पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी होते थे। अरविंद पानी ग्रेया, यस चेक कर लीजिएगा। और चूंकि 16 पे अभी अपॉइंट हुए हैं जिनका कि 25 से लेके 30 के बीच में जो है 2025 से 2030 के बीच में इनकी रिकमेंडेशन वैलिड होगी। आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म की एक मैकेनिज्म है कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स जो रेवेन्यू है उसका बंटवारा कैसे होना चाहिए, या सेंटर से जो ग्रांट एड मिलती है स्टेट को वो किस तरह से मिलनी चाहिए। क्योंकि 16वां फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी सेटअप हो गया, इसका मतलब अभी तक जो है 16 बार जो है फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ है। 9 नंबर देखिए, आर्टिकल 360 एंड आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 2 ही जगह फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये तो खत्म हो गया, 50-50 गेम खेल लिया। अब या तो पार्डन पावर होगा या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि 75(3) है आर्टिकल, इसलिए ये तो हो नहीं सकता 72, इसका मतलब जरूर 72 जो है पार्डनिंग पावर ही प्रेसिडेंट का होगा, तो यही ऑप्शन सही होंगे।
पिछले साइड में मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, वहां पे आर्टिकल 161 जो है उसको भी ध्यान रखिए, वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है। जब आप 72 देखते हैं तो 161 को भी साथ में याद रखिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और वहाँ गवर्नर की, और दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आता है, 89 का। तो कई जो आर्टिकल हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं बिटवीन सेंट्रल जो फंक्शनरी है और स्टेट की, उसमें 89 के डिफरेंस से वो निकल आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये गलत जैसा लिखा हुआ है। इसका सही आंसर तो राज्यसभा है, लेकिन राज्यसभा अपने आप क्रिएट नहीं कर सकता ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका सही आंसर होना चाहिए था पार्लियामेंट, क्योंकि आर्टिकल 312 ये कहता है कि किसी भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस को यदि क्रिएट करना है तो राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करेगा, और तब जो है पार्लियामेंट उस पर एक्ट बनाएगी, लॉ बनाएगी, बना करके और क्रिएट करेगी। इसलिए ये कहना तो सही नहीं है कि राज्यसभा को पावर है क्रिएट करने का। हाँ, राज्यसभा इनिशिएट करने का पावर राज्यसभा को ही है। सो इसलिए ये क्वेश्चन को तो चैलेंज भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना अंदर की बात तो चलिए। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग जानते हैं कि 143 क्या है, यह एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जहां की प्रेसिडेंट जो है उनसे कानून के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो इश्यूज हैं उसके बारे में वो सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह मानना प्रेसिडेंट के लिए बाध्य नहीं है, और उस सलाह को देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, अनलेस कि वो सलाह आर्टिकल 131 जो कि इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके तहत ना पूछा गया हो। So it is President's power to consult Supreme Court of India. 12 नंबर देखिए, इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा पेयर जो है नहीं करेक्ट है डीपीएसपी का। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ डीपीएसपी के सभी पेयर को रट लीजिए, ये सही है। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कितने एग्जाम अभी आ गया है। 47 प्रोविजन ऑफ लिकर भी सही है, लेकिन 43A जो है फ्री लीगल एड नहीं है। फ्री लीगल एड जो है ये 39A में आता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब गरीब आदमी को भी सरकार वकील मुहैया कराएगी। और 43A एक्चुअली जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, जो 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था, तो ये गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज टू फंडामेंटल ड्यूटीज, सभी इसमें करेक्ट हैं, बी सी डी। अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सब आप पढ़ लीजिएगा, 42nd अमेंडमेंट से लाए गए हैं, और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी फंडामेंटल ड्यूटी है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 से जोड़ा गया है, लेकिन ये चीज़ की फंडामेंटल ड्यूटी वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गोरे कमिटी नहीं, ये स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, उसके बेसिस पे लाई गई थी। एक बात और जान लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटी का जो आइडिया है वो हम लोगों ने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। यहाँ मैच करना है तो ये तो बहुत आसान हो सकता है, यदि आप ये जानते हैं तो एक झटके में निकाल सकते हैं कि लोकसभा की सीट जो इंक्रीज हुई है 525 से 545, वो 31st अमेंडमेंट, लेकिन ये बहुत ही छुपा हुआ फैक्ट है, लेकिन ये सब नहीं है। सेकुलर वर्ड हमें पता है कि 42nd से लाई गई है। देन 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन अर्बन बॉडी किससे लाई जाएगी, अर्बन लोकल बॉडी का पूरा ही तो 74th अमेंडमेंट है, और 61st अमेंडमेंट से जो है वोटिंग एज घटाई गई थी 21 से 18। तो ये सब इतना यदि पता है तो आपको तो ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। 15 देखिए, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्ट यहाँ मैंने दे दिया है कुछ पार्ट, वैसे तो आपको सारे पार्ट लगभग इस तरह से एक बार ब्राउज करना चाहिए। पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, स्टेट, उसकी बाउंड्री एंड ऑल। तो सिटीजनशिप, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन बी टर्मिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। गवर्नर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट कभी भी, प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर, कभी भी उनको डिसमिस कर सकते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वो काम करते हैं। इसलिए गलत बोलें तो इम्पीचमेंट गलत है और रिटायरमेंट भी गलत है। कोई रिटायरमेंट ऐसे होती नहीं है, कोई फिक्स टेन्योर तो है नहीं, इसलिए केवल डिसमिसल सही है। इसका मतलब कि 1 and 2 इज फॉल्स, तो ये सही है। थोड़ा यहाँ पे डबल निगेटिव है, ध्यान रखिएगा, ऐसे में हम लोग उसको करेक्ट खोजने लगते हैं। 17 नंबर, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कितना है। किसी भी जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उसका टर्म 1 ईयर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 ईयर। और मेंबर री इलेक्ट हो सकते हैं, और मेंबर जो इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं। 18 नंबर देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक
एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कानून तो बन जाती है, वो जनरल पूरे भारतवर्ष पे लागू होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जब उस कानून को लागू करते हैं तो वो एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको कहने वाले जो हैं वो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ड्रो विल्सन। द हेड, ये बहुत ही फेमस लाइन है इसलिए ये क्वेश्चन को इजी ही मैं कहूंगा। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? सुपर इजी क्वेश्चन, कलेक्टर होता है। इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडवोकेटेड बाय। पहले तो ये समझिए इंटीग्रल और मैनेजरियल व्यू क्या होता है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया। इंटीग्रल व्यू में ये माना जाता है कि प्यून से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजरियल व्यू माना जाता है कि केवल वो हिरार्की में वो लेवल जहां डिसीजन मेकिंग होती है, जो मैनेजरियल काम करते हैं वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी रूटीन काम करने वाले नहीं। तो इंटीग्रल व्यू रखने वाले इसमें से जो हैं, देखिए यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ। इंटीग्रल व्यू है टेलर, फायोल, डिमॉग, वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट। तो चूंकि इंटीग्रल व्यू में एल डी वाइट आते हैं और एल डी वाइट यहाँ हैं, बाकी गोलिक देखेंगे, हर्बर्ट साइमन, थॉमसन, ये सब जो है मैनेजरियल व्यू को मानने वाले हैं। ये हमेशा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, एक बार रख लीजिए, मैंने यहाँ दे दिया है। 21 नंबर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो फंक्शन। आपने देखा होगा अभी धनखड़ जी को जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन राज्यसभा का भी रोल निभाते हैं, तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच डिग्निटरी इज चेयरमैन ऑफ द हाउस विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस? ही इज द vice president. He is not member of Rajya Sabha, but he is heading Rajya Sabha. The term epistemological in relation to contribution of public administration means, epistemology का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज इसका मतलब इससे मिलता जुलता क्या है? टेक्निकल, प्रोफेशनल, थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग नॉलेज है, तो epistemological नॉट थ्योरी बिल्डिंग, जस्ट वोकेबलरी है ये, डिफिकल्ट बट वोकेबलरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रिक्स प्रिज्मेटिक मॉडल? तो कल भी हम लोगों ने देखा था इनका तीन जो प्रिज्मेटिक मॉडल में है, फॉर्मलिज्म, हेट्रोजेनिटी एंड ओवरलैपिंग, यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, तो इसको तो तीनों को रट लीजिए बिल्कुल। 24 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में? इसको भी बहुत आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पार्ट 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी से, और पार्ट 9B कोऑपरेटिव से। ये एकदम बिल्कुल रट लीजिए, पार्ट 9, 9A, 9B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? दूसरी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, कोऑपरेशन, रूल ऑफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल? तो डेफिनेटली रूल ऑफ थंब नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं होगा, इंडिविजुअलिज्म नहीं कह सकते हैं, कोऑपरेशन यस कोऑपरेशन है, इंडिविजुअलिज्म इस तरीके से नहीं कि इसमें कोऑपरेशन था, हार्मनी था बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, तो कोऑपरेशन यस है। मेंटल रिवॉल्यूशन जिसको कहा था टेलर ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट एडवोकेटेड बाय मैक्स वेबर? तो ये तीन टाइप की अथॉरिटी की बात ये करते हैं, रैशनल, लीगल। मॉडर्न टाइम में कोई भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन विल बी हैविंग रैशनल अथॉरिटी और रैशनल लीगल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी पुराने काल में, ट्रेडिशनल अथॉरिटी पुराने काल में। तो ये तीन, लेकिन प्लूरल अथॉरिटी की बात उन्होंने नहीं की थी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए गवर्नर कैन रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट? ये आर्टिकल 200 में है। इसमें ऐसा कहा गया है कि यदि कोई भी बिल गवर्नर चाहे या तो उसको रिजेक्ट कर सकता है या असेंट दे सकता है, या एक बार तो लौटा भी सकता है, लेकिन चाहे वो तो उसको रख सकता है प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। लेकिन आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि गवर्नर आजकल ऐसा भी कर रहे हैं कि वो चुपचाप से रख लेते हैं अपने पास महीनों महीनों, और कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट के पास कभी भेजेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गए, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नर को कोई पॉकेट वीटो नहीं है आर्टिकल 200 के तहत, क्योंकि वहां वर्ड लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब है कि आपको तुरंत ये निर्णय लेना है कि प्रेसिडेंट के पास भेजना है कि नहीं। यहाँ दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य नहीं है जब उनके पास गवर्नर कोई बिल भेजते हैं रिकंसिडरेशन के लिए या देखने के लिए कि उसको वो अप्रूव करें ही। वो उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं, या वापस लौटा सकते हैं। यदि दूसरी बार भी यदि स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको पास कर दिया और फिर से गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तब भी प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, फिर वो उसको अप्रूव कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं। तो इस तरह की आर्टिकल 200 में जो पावर है वो कई लोग कहते हैं कि ये एक रेमिनिसेंट है या एक नमूना है कि कितना सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है।
28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कल भी हम लोगों ने देखा 6 एलिमेंट, ये रूल बेस्ड है, हिरार्की बेस्ड है, डिवीजन ऑफ लेबर है, इम्पर्सनल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होकर यहाँ रिजिडिटी होती है, उल्टा है, रिजिडिटी है इसमें, रिजिड रूल्स, जिसको रेड टेप भी कह सकते हैं। सो सही आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग theories advocate the idea of interpersonal relationship। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप जानते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में होती नहीं है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में तो ठीक है, एक तरह का हार्मोनी एंड कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजर, लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। 30 देखिए, करेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द थ्री लिस्ट यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट इज नॉट करेक्ट। करेंटली तो देखिए, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट सही है, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट गलत है, अभी 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो यही सही आंसर है। कंकरेंट में 52 हैं और ओरिजिनली कंकरेंट में 47 थे। 42nd अमेंडमेंट से जो है 5 सब्जेक्ट स्टेट से छीन करके इसमें डाल दिए गए। तो शुरू में स्टेट में 66 थे, घट के 61 रह गई और ये 47 से बढ़ के 52 एंड यूनियन लिस्ट भर के 100। ये पूरा क्या शो करता है, कैसे सेंटर अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है। 31 which needs are in the middle of need of hierarchy theory of Maslow। मैस्लो का ये देखिए हायरार्की, इसमें आप बीच में देखेंगे तो सोशल नीड है, लव एंड बिलोंगिंगनेस थी, एकदम बीच में नीचे जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड एंड फिजियोलॉजिकल नीड है, इसलिए सोशल नीड्स। इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने काफी बार किया है, इसको पढ़ लीजिए। लोकपाल इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो 8 मेंबर होने चाहिए। फर्स्ट लोकपाल कई जगह पूछा गया है, पिनाकी चंद्र मिश्र, याद कर लीजिए 2019। 33 the concept of bounded rationality was given by, we all know, Herbert Simon। very easy question। which one of the following is not a writ। 5 writ हमें पता है, habeas corpus, mandamus, provision, certiorari, quo warranto, इंजंक्शन कोई रिट नहीं है। रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिट मतलब होता है आदेश, तो रिट जो है कोर्ट का आदेश, तो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करते हैं। 35 नंबर, हर्बर्ट साइमंस डिसीजन मेकिंग मॉडल कंप्राइजेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। वी ऑल नो कि इसके 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज है इंटेलिजेंस, जिसमें कि आप स्कैन करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे आपका वैल्यू सामने आता है, ऑर्गेनाइजेशन में समस्या क्या है। फिर उसके बाद डिजाइन फेज आता है, जहां आप जितने अल्टरनेटिव हो सकता है उसको जनरेट करते हैं, एक एक को जो है उसको प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं और उसमें से एक को चुन लेते हैं। थर्ड फेज में चॉइस, जिस अल्टरनेटिव को चुनते हैं उसी को हम डिसीजन कहते हैं। 36 which of the following is not a federal feature of India। supremacy of constitution, bicameral legislature, in written constitution, independent judiciary, ये सब जो है फीचर है फेडरल, लेकिन सिटीजनशिप इन इंडिया तो यूनिटरी फीचर जैसा लगता है, क्योंकि स्टेट का अपना सिटीजनशिप नहीं है, एक ही आपको सिटीजनशिप मिलती है, वो इंडिया का। ये जो है फेडरल फीचर बिल्कुल ही नहीं है, सेंट्रलाइज फीचर है। Which one of the following is not included in the Rancis-Likert 4 system of management। इनकी लाइकट की एक तो पहले 5 स्केल जो होता है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नॉट एग्री, समवॉट एग्री वाला जो है, जो हम सर्वे करते हैं वो भी लाइकट स्केल कहते हैं, जान लीजिए। एंड रेंसिस लाइकट इसके लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने 4 टाइप का लीडरशिप या 4 टाइप का मैनेजमेंट स्टाइल बताया था, एक्सप्लॉयटेटिव, ऑथोरिटेटिव, बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। तो यहाँ देखेंगे तो कम्युनिकेटिव ना होकर ये पार्टिसिपेटिव होता तो सही हो जाता, ये गलत हो गया, बाकी 3 सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 38 नंबर क्वेश्चन वॉज केम इन टू फोर्स। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इस तरीके से बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन जो सही में कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, प्रियम्बल को पढ़ा है, वो जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट इनैक्ट हो चुका था। बहुत सारे प्रोविजन उसी दिन से लागू हो गए थे जिस दिन प्रियम्बल में लिखा, लेकिन थोड़े और बहुत सारे मेजोरिटी में प्रोविजन को बचा के रखा गया, एक सिंबॉलिक कि उस दिन हम मनाएंगे 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि उसी दिन कई साल पहले, 20 साल पहले जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के, और वहाँ 26 जनवरी को झंडा फहराया गया था। उसकी पवित्र याद में, चूंकि हम लोगों को आज़ादी तो ऐसा था नहीं कि अपने चुन के हम लोगों ने लिया कि 15 अगस्त को लेंगे, वो तो मिल गई जिस दिन ब्रिटेन ने चाहा, तो इसलिए हम लोगों ने अपने हाथ में रखा ये 26 जनवरी की हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। कुछ तो मनाएं अपने हाथ से।
39 है 12th रिपोर्ट ऑफ ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 2 बार इंडिया में सेटअप हुई है, एक बार हुई थी 1966 में और दूसरी बार 2005 या 2006 में। जो 2005-6 में जो हुई उसके चेयरपर्सन थे वीरप्पा मोइली, उन्होंने 15 रिपोर्ट दिए थे, उसमें से 12वां रिपोर्ट क्या है ये पूछा जा रहा है, और वो है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आगे के स्लाइड में मैंने पूरा 15 दे दिया। मैंने कई बार आपको कहा है कि इस 15 को एक बार देख लीजिए जो 15 रिपोर्ट उन्होंने दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट का क्या मायने होता है? इसका मायने कि गोल फोकस फ्लेक्सिबल ना हो, कि ये तो सबसे बड़ा है, ये सबसे सही है। टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी टेक्निक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, बस वर्ड प्ले है ये। विच कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू सिविल सर्विस रिफॉर्म? तो होता कमिटी, युगांधर कमिटी, सुरेंद्रनाथ कमिटी सभी रिलेटेड है, लेकिन रामनाथ कोविंद तो हमारे प्रेसिडेंट थे और उनको एक कमेटी का हेड बना दिया गया। ये बहुत मुझे तो अजीब लगा था कि एक एक्स प्रेसिडेंट को कैसे एक कमेटी का हेड बनाया गया, आई डोंट नो, लेकिन बनाया गया। और वो कमेटी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, उसकी अब बातचीत भी ज़्यादा हम लोग अब सुन नहीं रहे हैं। ये है 15 रिपोर्ट सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, तो इसको जरूर देखिए। से फर्स्ट रिपोर्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन पे है, सेकेंड अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल पे है, थर्ड क्राइसिस मैनेजमेंट, फोर्थ इथिक्स इन गवर्नमेंट, फिफ्थ पब्लिक ऑर्डर एंड लाइक दिस, 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एक आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि 15वां रिपोर्ट क्या है, तो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक ही इसी से 2 क्वेश्चन इसी पेपर में पूछे गए हैं। 42nd देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंचायती राज सिस्टम इज नॉट वर्किंग? ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यदि आप 6th शेड्यूल के स्टेट को देखें तो उसमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय आते हैं, यस। और यहाँ पे आप देखें तो 3 स्टेट आते हैं जहाँ की अभी तक पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं हुआ है, और वो हैं मेघालय, 3 स्टेट देखिए, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। तो इसको रट लीजिए कि इन 3 स्टेट में जो है पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं हुआ और सभी स्टेट में हो चुका। तो यहाँ मेघालय आ रहा है, अदरवाइज नागालैंड और मिजोरम भी होता तो ये होता। 43 को आगे हम लोग डील कर रहे हैं। यूनियन कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, अभी हमने आपको बताया कि 75(3) कहता है कि यूनियन कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली अकाउंटेबल टू द काउंसिल टू लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, कई जगह स्टूडेंट जो है वो गलत मार देते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा को अकाउंटेबल, इसीलिए केवल लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। 43 जो मैंने कहा था आगे डिस्कस करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो आपको पता है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की बुक 1916 में उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। डिवीजन ऑफ वर्क, फायोल ने ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन जिसको हायरार्की भी कह सकते हैं, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट, डी कॉप्स, ये 14। तो इसमें देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे उल्टा सेंट्रलाइजेशन है, तो यही सही है, इसको रट लीजिए। 45, which one of the following themes is not linked to new public administration? We all know कि social equity, change, client orientation, relevance, ये सब जो है रिलेटेड है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन कंज्यूमरिज्म नो। Article 21A was inserted into Constitution by which of the following amendment? ये तो कल भी ये पूछा गया था। 21A मतलब right to education to children 6 to 14 years of age, और ये इम्प्लीमेंट किया गया था राइट टू एजुकेशन के तहत। उसके पहले आई थी 86th अमेंडमेंट जो कि राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देता है। 21 आर्टिकल इंसर्ट की जाती है 2002 में। इसी के तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी इंसर्ट की गई थी। विच इज नॉट एन एंटी गोल ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ पे आपने उसके 4-5 थीम देखे, यहाँ पे 3 एंटाई देख लीजिए। एंटाई मतलब ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, यूएस में आप भी सीख लीजिए, सेमाई, एंटाई, क्वाजाई। तो एंटाई पॉजिटिविस्ट हैं, एंटाई टेक्निकल हैं, एंटाई डेवलपमेंट नहीं हो सकते, एंटाई हेरार्किकल है, मतलब हेरार्की को हम नहीं मानते, हम टेक्निकल नहीं हैं, हम पॉजिटिविस्ट नहीं हैं, हम ज़्यादा जो हैं पॉजिटिविस्ट होने का मतलब है कि डेटा, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट उसी पे उलझे रहना,
नो, हम जो है नॉर्मेटिव है, हम समझने की कोशिश करते हैं, हम वैल्यू ओरिएंटेड है, ना कि डेटा ओरिएंटेड। एंड टेक्निकलिटीज में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम ये देखते हैं कि कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सो एंटी हायरार्किकल, अब तो मैं एंटी बोलने लगा, एंटाई चलिए बोलते हैं, एंटाई हायरार्किकल, एंटाई टेक्निकल एंड एंटाई पॉजिटिविस्ट। 48 देखिए, 103rd अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, यहाँ मैंने सब दे दिया है 100 के बाद। 101वां जो है जीएसटी है, 102वां जो है वो बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिल जाती है। 103rd से जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आती है, जो यहाँ पूछा गया है, रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 104 से जो है रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए बढ़ाया जाता है 10 साल के लिए पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, और एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट थी लोकसभा में उसको खत्म किया जाता है। 105 जो है पावर रिटर्न कर दिया जाता है ओबीसी की कैटेगराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन का स्टेट को। और 106 जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 33% रिजर्वेशन जो कभी फ्यूचर में दिया जाएगा वुमेन को इन लेजिस्लेचर। तो ये सबको रट जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस विच कम्प्रिहेंसिव सिविल सर्विस रिफॉर्म प्रोग्राम इन 2020, इसका नाम है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जो है पूरे सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरीके से करना कि वो जनता की सेवा और अच्छे से कर सके, का नाम है मिशन कर्मयोगी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ए मैन कैन बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन अटेनिंग द एज ऑफ, देखिए ये उल्टा तरह से सोचिए, लोकसभा का जो कोई मेंबर है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई एज नहीं है। उसमें यह है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लोकसभा में मेंबर बनने की मिनिमम एज 25 ईयर्स है, इसका मतलब कोई भी 25 ईयर का व्यक्ति लोकसभा मेंबर बन सकता है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, 25 साल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है गोल ओरिएंटेड होता है, चेंज ओरिएंटेड होता है, वैल्यू ओरिएंटेशन होता है, लेकिन रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट आप करेंगे। क्रिस्टोफर हुड जो है एक वर्ड क्वाइन किया था जो बहुत पॉपुलर हुआ, सभी हम लोग जानते हैं, और वो है एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अपने एक आर्टिकल में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर द ऑल सीजन्स। एमएम पुंछी कमीशन को हमेशा हम लोग याद रखते हैं 2007 में, क्योंकि ये सेकेंड जो है सेंटर स्टेट की कमीशन थी, सेंटर स्टेट रिलेशन पे। इसके पहले सरकारिया कमीशन 1983 में बनी थी इंदिरा गांधी के टाइम में, और फिर 2007 में मनमोहन सिंह जी के टाइम में एमएम पुंछी कमीशन। यही 2 कमीशन अभी तक सेंटर स्टेट के रिलेशन पे बनी है। 54 देखिए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन पुटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो पुटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का नाम आते ही आपको राइट टू प्राइवेसी याद आना चाहिए, और राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक्सटेंड किया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। हम जानते हैं कि इसी आर्टिकल को 21 को एक्सटेंड करके हमें जो है राइट टू शेल्टर दिया गया है, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर दिया गया है, राइट टू लाइवलीहुड दिया गया है। मेनी राइट्स जो हमें दिए गए हैं वो इसी के तहत, हमें राइट टू एजुकेशन भी जो है वो इसका एक एक्सटेंशन ही है। हाउ मेनी टर्म्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कैन होल्ड द पोस्ट, तो 2 बार से अधिक कोई यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, आपके लिए मैं छोड़ जाता हूँ, कि जैसे ट्रंप जो है वो एक बार प्रेसिडेंट बने, फिर वो हार गए, अभी फिर मान लीजिए वो बन जाते हैं, तो क्या वो 2 बार काउंट होगा या लगातार 2 बार काउंट होता है, इसको जरा सोचिएगा। 56 which one of the following articles provide that all bills passed by parliament can become law only after receiving the assent of the president। एसेंट लीगल टर्म है, इसका मतलब अप्रूवल समझिए, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 111 में लिखा है। 111 को बिल्कुल याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट का एसेंट, प्रेसिडेंट या तो अप्रूव कर सकता है या डिसअप्रूव कर सकता है या लौटा सकता है एक बार, या अपने पास टेबल पे सड़ा सकता है, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं। आर्टिकल 111 चूंकि यहाँ है तो 109 एंड 10 भी आपको याद कर लीजिए, इससे जुड़ा हुआ, 100 जुड़ा हुआ नहीं लेकिन साथ साथ है। तो 109 जो है वो प्रोसीजर है मनी बिल को पास करने का, और 110 डेफिनेशन है मनी बिल का, चूंकि 109 10 यहाँ दिख रहा है। 112 जो है बजट जो प्रस्तुत होती है उसकी आर्टिकल 112 है। 112 का मतलब बजट। 57 in which year was the Supreme Court of UK first established? ये सब बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे तो याद भी नहीं था, मैंने देखा कि 2009 में है, आप भी याद कर लीजिए। द पावर ऑफ पॉकेट वीटो इज यूज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया अपने टेबल पे आप यदि किसी
पार्लियामेंट से पास्ड बिल को सड़ा दें, आप उसको मतलब पास ही ना करें, ना उसको रिजेक्ट करें, ना उसको लौटाएं, जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह ने किया पोस्टल बिल को, जिसमें यह थी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाते जो है आपके लिफाफे वो खोल के पढ़ सकती, उन्होंने उसको सड़ा दिया। द सिस्टम ऑफ सिनेटोरियल कर्टसी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बेसिकली ये तो है तो वैसे यूएसए में, लेकिन ये है क्या? सिनेटोरियल कर्टसी, कर्टसी का मतलब कि आप इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, वहां पे चूंकि वो एक कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन बना है, तो वहां पे स्टेट के पावर को सीनेट रिप्रेजेंट करती है, और चूंकि स्टेट की बड़ी पावर है अनलाइक इंडिया जो कि सेंटर की बड़ी पावर है, तो वहां एक इज्जत बख्शी जाती है सीनेट को बहुत सारी, जैसे कि वहां पे जजेस की अपॉइंटमेंट को भी सीनेट रेक्टिफाई करता है, जैसे जो कोई फॉरेन एग्रीमेंट भी होगा तो उसको सीनेट को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी, बहुत सारे उसको ऐसे पावर दिए गए हैं जो कि जनरली नहीं, जैसे सीनेटर जो है वो कितना देर भी बोले उसको काटा नहीं जा सकता, इसलिए फिलिबस्टरिंग होती है। दिस ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस आर कॉल्ड सीनेटोरियल कर्टसी इन यूएसए। बाजार कैंटीन मॉडल जो है वो इकोनॉमिक सब सिस्टम है फ्रेडरिक के प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। मतलब इकोनॉमी कैसे चलता है, तो वो कहते हैं कि जैसे ये बाजार कैंटीन है, बाजार कैंटीन आप जानते हो आर्मी की कैंटीन होती है जहां कि आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलती है, तो ये कहते हैं कि इंडिया का बाजार भी ऐसा है जो अभी इंडिविजुअलिस्टिक या जिसको इम्पर्सनल बोलते हैं नहीं हुआ है। बाजार में आपको इज्जत इससे मिलती है कि आप किस स्टेटस के हो। यदि आप बड़े ही महान हो, जैसे आप देखोगे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, तो आपको वो उठ के दुकानदार खड़ा होगा, आपको बहुत सस्ता दे देगा, कई बार तो पैसे नहीं लेगा। यदि शहर के गणमान्य व्यक्ति हो, ये लोग लाइन में लगे हुए हैं किसी दुकान में, तो दुकानदार आपको आगे बढ़ के जो है नमस्कार करेगा, आपको पहले सामान दे देगा, थोड़ा सस्ता भी कर देगा। तो ये एक बाजार कैंटीन मॉडल है, जबकि वेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति भी यदि किसी मॉल में जाएंगे और लाइन लगी हुई है मॉल में सामान खरीदने, वो पीछे खरीदे होंगे, खड़े होंगे, और जो भी सामान का एमआरपी या जो भी है उसी रेट पे वो खरीदेंगे। सो बाजार कैंटीन अगेन एक तरह का इनफॉर्मल टाइप ऑफ बाजार जो अभी इम्पर्सनल नहीं हुआ है, बाजार कैंटीन मॉडल फ्रेडरिक्स। तो इसी से जुड़ा हुआ आप समझिए साला मॉडल है एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम। और सेलेक्ट उन्होंने एक और वर्ड दिया था जो क्लब और सेक्ट का मिला जुला है, जो कि ब्यूरोक्रेसी को दर्शाता है, फ्रेडरिक्स। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होते हैं, और इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो एक्चुअली समझिए कि उसके हेड होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को कहाँ फुर्सत होती है। अभी जो है वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के, उनका नाम है सुमन के बेरी, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो डे टू डे चलाते हैं नीति आयोग को, उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। 62 देखिए, द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या रिपब्लिक का मायने क्या होता है? जहां पे कि शासक जनता चुनती है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट राजा रानी यहां नहीं होते हैं। तो इस लिहाज से यदि आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कोई भी रिपब्लिक नहीं है, सब मोनार्की हैं। क्यों आपको पता है? क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 13 कंट्री, 12 कंट्री जो यूनाइटेड किंगडम के ही राजा या रानी को अपना राजा या रानी मानते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है ना? पढ़ लीजिएगा। 63 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निकली ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं होता इंडिया में। इस पर एक एनेक्डोट आपको बताता हूं। जब देवीलाल जी बने थे 1989 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उनको जब शपथ लेने के लिए कहा गया, चूंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है ही नहीं, कोई भी मंत्री को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बोले कि ये हमारे डिप्टी हैं, उनको मंत्री का ही शपथ लेना होता है। एज ए मिनिस्टर शपथ वो लेते हैं, ना एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन देवीलाल जी तो अपने धुन के थे, वो भी उनका अलग एक स्टाइल था। तो जो उनको कहा गया मंत्री, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेता हूं। इस पे काफी जो है इस पे इशू उठी थी कि उन्होंने गलत शपथ लिया है। बाकी देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का क्या मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किसी धारा में लिखा गया है, किसी आर्टिकल में लिखा गया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो जाती है। 64 है द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन डील्स। अभी हम लोगों ने MM पुंछी कमीशन देखा और फिर सरकारिया देख रहे हैं। तो देखिए, एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि बहुत बेध्यानी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज हेडेड बाय, कौन हेड करता है? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर को होते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं हमेशा बोलूंगा यदि बहुत कंफ्यूज होना तो सबसे बड़ा जो लाइन होता है उसको गौर करना, वही सही होता है।
अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है प्राइम मिनिस्टर को? उनका नाम है श्री पी.के. मिश्रा, जो बहुत सालों से हैं और अभी भी हैं, इस बार भी हैं। 66 द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाइज, किस केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया? ये इतना घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है। वी ऑल नो केशवानंदा भारती केस 1973। 67 देखिए, एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट का एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी होता है, जो स्टेट का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट भी होता है। 68 द मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड ऑफिस। यूपीएससी के मेंबर हो, चाहे चेयरपर्सन, चाहे कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो, सबकी टेन्योर 6 साल होती है। लेकिन इन दोनों का 65 साल पर रिटायर कर जाते हैं, जबकि राज्यसभा की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। ध्यान रखिएगा 6 साल, क्योंकि जनरली सभी और फंक्शनरी इंडिया में लगभग 5 साल के हैं, लेकिन ये दोनों 6 साल के लिए हैं, यूपीएससी के मेंबर एंड सीएजी। 69 The Election Commission of India does not conduct elections to which one of the following? आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई नाता नहीं होता पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन से, इसीलिए म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे है। इनफैक्ट स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव में भी इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता है। वो किस किस का इलेक्शन करवाते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का करवा सकते हैं, असेंबली का करवा सकते हैं, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और लोकसभा का तो कराते ही हैं। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ऑफ द रिपोर्ट। अगेन मैंने कहा ना कि दो क्वेश्चन है इससे। 15 रिपोर्ट जो सेकेंड एआरसी की थी, हमने उसी में आपको बता दिया था कि 15वां रिपोर्ट जो है वो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। हु इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया? ये जेंटलमैन कहना तो चलिए, ये तो बहुत बड़े साहब थे, लॉर्ड साहब थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल आई थिंक, यस, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने एक कलेक्टर का ऑफिस जो है क्रिएट किया, जो कि बहुत बड़ी देन है, या कहिए पता नहीं क्या है। इसके कलेक्टर के ऑफिस को बाद में किसने कहा था? किसी एक थिंकर ने, इंग्लैंड के किसी क्रिटिक ने कहा था कि, मैंने कहा भी है किसने कहा था, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस वो कछुआ है जिसके की पीठ पे इंडियन ब्यूरोक्रेसी नुमा हाथी सवार है। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये ऑफिस है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में एक बात जान लीजिए कि इन पर जो है इम्पीचमेंट चलाया गया था पार्लियामेंट में, और उस इम्पीचमेंट को लीड किया था एडमंड बर्क ने, जो बहुत बड़े कंजर्वेटिव लीडर थे। 72 द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर। गवर्नर बनिए, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, चाहे प्रेसिडेंट, सबके लिए 35 साल इंडिया में उम्र चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर 25 साल का हो सकता है, लेकिन ये सब डिग्निटरी बनने के लिए आपको 10 साल और इंतजार करना होगा। राज्यसभा का टर्म मैंने अभी बताया 6 साल होता है, लेकिन हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है रिटायर कर जाते हैं। तो अपने एक इंडिविजुअल मेंबर का तो टर्म जो है 6 साल होता है, लेकिन हर 2 साल पे 1/3 मेंबर खाली होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज गिवन बाय पीटर ड्रकर, जो मॉडर्न काल में मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने नॉलेज सोसाइटी वर्ड कॉइन किया। नॉलेज या इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी। द रेल बजट इज मर्ज विद जनरल बजट आफ्टर हाउ मेनी ईयर? अब ये इतना डिफिकल्ट है, कौन याद रखता है? इसमें कई इंफॉर्मेशन है, कई कैलकुलेशन भी एक है। देखिए, ये शुरुआत होती है 1924 में, आज़ादी के बहुत पहले रेलवे बजट अलग से पेश होता है, और ये ख़त्म होता है 2016 में। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 92 साल निकलता है। डिफ़िकल्ट, किसी ने भी, मेरे स्टूडेंट ने, मुझे नहीं लगता है कि इसको सही किया होगा, तुक्का भले आप मार सकते हैं। If the panchayat is to be dissolved, then its re-election must be held within how many months? We all know कि ये 6 महीने के अंदर करा लेना। यदि आप कंफ्यूज्ड हो किसी भी पीरियड को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 6 जरूर याद रखिए, 6 वीक या 6 महीने। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो भी याद रखिए, 243E जो है वो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में है, और 243 के इलेक्शन ऑफ पंचायत। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखिए कि यदि कोई पंचायत, जैसे ये री इलेक्ट होती है, डिसॉल्व हो गया, री इलेक्ट, तो उसका जो टेनियर होगा ना, वो फिर 5 साल के लिए नहीं होगा। जो पिछले पंचायत का जो बचा हुआ टेनियर था, मान लीजिए वो 3 साल के लिए तक चली वो और डिसॉल्व हो गई, तो बाकी 2 साल बचा, तो इसका टेनियर रिमेनिंग 2 साल का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। 77 है द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो हॉथरिनियन एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, वो किस थ्योरी से रिलेटेड है? वी ऑल नो कि ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और इस एक्सपेरिमेंट को हॉथरिनियन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये 4 था। सबसे पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था, लाइट को घटाया बढ़ाया गया था, फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर
एक्सपेरिमेंट इंटरव्यू लेके किया गया लोगों का जानने का कि लोग अपने कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और फिर बाद में जो है सबसे लास्ट में बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रुप डायनामिक्स को और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को समझने के लिए, हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट। एक यहाँ पे और इंटरेस्टिंग टर्म जान लीजिए, इसको हॉथरन इफेक्ट बोलते हैं। ये इसी एक्सपेरिमेंट से निकला कि जब कोई भी ऑब्जर्वेंट, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसके बिहेवियर को साइंटिफिक रूप से, यदि उसको या उनको पता लग जाए कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है तो उनका बिहेवियर बदल जाता है, तो वो अच्छा बिहेव करने लगते हैं या वो बिहेवियर जो है वो बदल जाता है। इतना समझ लीजिए, इसको हॉथरन इफेक्ट बोलते हैं। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस तो आप जानते हैं कि 1994 के यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट से निकलते यूएनडीपी के, और उसमें बहुत सारे 7-8 हैं कि वो इफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, लाइक दैट। तो यहाँ पे सब कुछ है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एज सच इसमें कुछ ऐसा वर्ड नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप थ्योरी से दिया था। बहुत सारे लीडरशिप थ्योरी हैं कि लीडरशिप क्या होते हैं, जैसे कि ट्रेड थ्योरी कहता है कि लीडर्स जो हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। फेडलर जो है कंटिजेंसी थ्योरी देते हैं कि लीडरशिप जो है वो परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलता है, जैसी परिस्थिति सिचुएशनल वैसा वो अपने को स्टाइल चेंज करता है। पाथ गोल थ्योरी है जो रॉबर्ट हाउस ने दिया है कि लीडर जो है एक गोल तय करता है और वो रास्ता भी दिखाता है कि कैसे गोल प्राप्त कर सकते हैं, एंड लाइक दैट। तो ये इसका हो जाएगा कंटिजेंसी थ्योरी। मार्केट ओरिएंटेशन इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वी ऑल नो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर को बाजार के अनुसार चलाने का या प्राइवेट सेक्टर के स्टाइल से चलाने का, जो दुनिया में बाजार का प्रभुत्व आ रहा था न्यू लिबरलिज्म से, उसकी तरफ उन्मुख करने का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंफॉर्म करने का, ट्यून करने का न्यू लिबरल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था। मैं हमेशा कहता हूं तो बहुत अच्छा है कि मार्केट ओरिएंटेशन इज रिलेटेड टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसी तरीके से आप देखेंगे तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना से कंफॉर्म करता है। तो वेलफेयर स्टेट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट orientation, new public management. So, okay, dear student, before I say thank you to all and some mandatory information, आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर में कट ऑफ कितना जाएगा। मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और कैसा रहा है पिछले बार सबका कट ऑफ, इसलिए ये कहना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी टू मीडियम है मैं कहूँगा। तो मुझे लगता है कि पिछली बार ऐसा टफ नहीं है। पिछली बार तो उन्होंने ऐसा टफ दिया था कि कट ऑफ बहुत लो गया था, मुझे बताया गया था। तो इस बार कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा 80 में। मुझे लगता है कि 60 विल बी ए गुड स्कोर। तो 60 के ऊपर यदि आप, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। लेट अस होप। एंड मुझे क्वेश्चन को एनालाइज करके मजा आया, आपको भी आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, पॉल साइंस हेल्थ कम्युनिटी का दायरा बढ़ाएं, जिससे कि अभी 1,40,000 और 1,50,000 के बीच में सब्सक्राइबर, वो तेजी से 1,50,000 और थोड़ी वजन और बढ़ेगी। और यदि आप इंतजार कर रहे हैं CUET PG 2025 की कब बैच शुरू होगी, तो आपको बताना है कि ये 1 अक्टूबर 2024 शुरू होगी। यदि आप नेट JRF का दिसंबर बैच के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मुझे भी पता नहीं है कब, क्योंकि अब इनका रीटेस्ट जब होगा तभी नया डेट निकलेगा, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कब से वो बैच शुरू हो, इसलिए मैं एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। इस तरीके से आप मुझसे हमेशा मिल सकते हैं। ऑलवेज याद रखिए POLSC हेल्प, हर जगह केवल यही है। वेबसाइट paulsciencehelp.in है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com है, टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है, और ट्विटर @paulsciencehelp है। सो इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने का। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय।